कैसे हैं आप लोग। जैसा कि टॉपिक आपने देख लिया, पिछले वीडियो में हमने राज्यसभा के संगठन के बारे में बात किया था और आज हम इसके पावर और फंक्शन की बात करेंगे। तो इसको सुविधा के अनुसार हम बांट लेते हैं कि किस किस एरिया में हमें इसके पावर्स को देखने की ज़रूरत है। तो पहला जो हम देखेंगे वह यह कि सामान्य विधेयक, जिसको हम कहते हैं जनरल बिल के बारे में। दूसरा हम देख सकते हैं संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संदर्भ में। तीसरा हम देख सकते हैं धन विधेयक या मनी बिल के संदर्भ में। और चौथा और आखिरी चीज़ हम इसकी देखेंगे विशेष शक्तियाँ, स्पेशल पावर्स। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं जनरल बिल पे। जनरल बिल का मतलब सामान्य विधेयकों से होता है, जो वित्त विधेयक नहीं है। तो इनको जैसा कि आप जानते हैं, संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में सामान्य विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत करने के बाद एक स्थापित प्रक्रिया है, चाहे वो सामान्य बहुमत से हो चाहे विशेष बहुमत से हो। लोकसभा में पहले प्रस्तुत हुआ तो राज्यसभा में पहले प्रस्तुत हुआ तो उसके बाद लोकसभा में। उस स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए विधेयक आगे बढ़ता है और फिर प्रेसिडेंट का जब उस पर सैंक्शन मिल जाता है तो वह कानून बन जाता है। तो यहाँ तक तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ इक्वल दिखती हैं। समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब एक डेडलॉक क्रिएट होता है। डेडलॉक क्रिएट होता है यानी गतिरोध। किसके बीच? लोकसभा और राज्यसभा के प्रति गतिरोध हो जाए। और यह गतिरोध कब होता है? यह गतिरोध तब होता है जब मान लीजिए कि एक सदन ने कोई विधेयक पास किया और दूसरे ने उसे क्या किया? उसे रिजेक्ट कर दिया, उसको अस्वीकार कर दिया। पहली चीज तो ये हुई, एक ने पास किया और दूसरे ने अस्वीकार कर दिया। दूसरा ये हुआ कि पहले ने पास किया और दूसरे ने 6 माह के बाद भी कार्रवाई नहीं की, यानी 6 माह का समय बीत गया और बिना कार्रवाई के 6 मंथ तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक ये है कि दोनों असहमत हों, दोनों सदन उसके प्रारूप पर है। यदि ये कंडीशन आती है कि पहले सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने रिजेक्ट कर दिया, अथवा 6 महीने तक उसने कोई कार्रवाई नहीं की, न रिजेक्ट किया, न कोई संशोधन उसने प्रस्तावित किया, न वापस किया। और तीसरा ये कि उसका जो भी प्रारूप है उसको लेकर के दोनों सदन सहमत नहीं हैं, यानी असहमत हैं। तो उस स्थिति में एक डेडलॉक क्रिएट होता है और उस डेडलॉक से निकलने के लिए संविधान एक व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 108 में
जिसको कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। जब मंत्रिपरिषद को यह लगता है कि दोनों सदन सहमत नहीं है लेकिन विधेयक को पास कराना जरूरी है, तो फिर वह एक सलाह देती है मंत्रिपरिषद 108 के तहत, किसको? प्रेसिडेंट को, और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। जैसे ही संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात होती है तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे राज्यसभा की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर क्यों हो जाती है? तो दो चीज़ है। एक चीज़ तो ये कि इसकी जो अध्यक्षता करता है वह स्पीकर करता है, पहली बात। लेकिन स्पीकर की अध्यक्षता से राज्यसभा की ताकत कम नहीं होती। होता यह है कि जो फैसला होता है वह बहुमत से होता है, विधेयक के भाग्य का जो फैसला है बहुमत से होता है। और आप जानते हैं कि आज की डेट में 543 लोकसभा और राज्यसभा के पास कितने हैं? 245 हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा जो चाहेगी वही होगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ राज्यसभा के स्ट्रेंथ से दूनी है, तो होता हुआ है जो लोकसभा चाहती है। तो सामान्य विधेयकों में जब संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तब वहाँ पे आकर के जो हमारा राज्यसभा है वह क्या हो जाती है? वह थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। अब यहाँ आ जाइए, जिसको हम कह रहे हैं संविधान का संशोधन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जैसी लोकसभा है वैसी ही राज्यसभा है। यानी संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संबंध में जब तक दोनों सदन सहमत नहीं होंगे तब तक संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संवैधानिक संशोधन के लिए यह जो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है यह नहीं है। यानी संविधान संशोधन के लिए आप 108 के पावर का यूज करके संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, जहाँ की बिल का या उस संशोधन का फैसला किससे होता? सामान्य बहुमत से। और चूंकि इनकी स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा है, लगभग 2 गुनी है, तो वहाँ पे लोकसभा के इच्छा के अनुसार होता है। तो यहाँ एकदम से इक्वल राइट है। तो 2 चीज़ें हो गई। सामान्य विधेयकों के संबंध में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा से थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया तो फिर राज्यसभा जो चाहती है वह नहीं होता, लोकसभा जो चाहती है वह होता है। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ सामान्य विधेयकों के संबंध में लोकसभा राज्यसभा अधिक से अधिक क्या कर सकती है? 6 माह का विलंब कर सकती है। यहाँ वह इक्वल है। अब हम देखते हैं जो तीसरा जो हमने लिया था वह है मनी बिल। ये क्या है? धन विधेयक। यहाँ पे और धन विधेयक की व्यवस्था परिभाषा कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 110 में। यहाँ आप कह सकते हैं कि जो लोकसभा है या जो राज्यसभा है वह कमज़ोर है। किससे? लोकसभा से कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि कोई भी धन विधेयक, और ध्यान रखिए कि धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात का सर्टिफिकेट जो देता है वह स्पीकर देता है। कौन देता है? स्पीकर देता है। यानी लोकसभा का अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे ही वह धन विधेयक घोषित होता है, यह स्थापित प्रक्रिया है जो संविधान की, वह कहता है कि कोई भी धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता। यानी उसकी शुरुआत राज्यसभा से नहीं होती। कहाँ से होती है?
लोकसभा से होती है। और लोकसभा से पारित होकर के जब यह विधेयक जाता है तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा को उस विधेयक को वापस करना होता है। किसको? लोकसभा को। अब इस 14 दिन में हो सकता है कि राज्यसभा कुछ संशोधन इसमें कर दे, प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन उसको मानना या न मानना लोकसभा के ऊपर है। तो आप जानते हैं कि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और सरकार जिसकी बनती है लोकसभा में बहुमत होता है, तो विधेयक उसी रूप में मनी बिल पास होता है जिस रूप में वह लोकसभा में पेश किया जाता है। तो यहाँ आकर के राज्यसभा की स्थिति एक प्रकार से कहिए तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, कहाँ का? ब्रिटेन का, उससे भी कमज़ोर है, क्योंकि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहाँ जो लॉर्ड्स सभा है एक मनी बिल को 30 दिन, 1 माह तक रोक सकती है, जबकि अपने यहाँ क्या है? केवल 14 दिन है। तो धन विधेयकों को लेकर के राज्यसभा की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। और अब एक आखिरी बात पे हम आते हैं, जो स्पेशल राइट्स हैं। 2 स्पेशल राइट्स हैं हमारी राज्यसभा की, विशेष अधिकार या शक्तियां। एक है, पहला है अनुच्छेद 249 में। और यह क्या कहता है? यह कहता है कि यदि 2/3 मेजॉरिटी से राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची का विषय कहाँ चला जाएगा? केंद्र के पास चला जाएगा और संसद उस पर कानून बना सकती है। वेरी स्पेसिफिक और एकदम से स्पेशल राइट है जो लोकसभा के पास नहीं है। यदि राज्य सूची, 3 सूचियां हैं ना, आपको ध्यान है? संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची पे संसद बनाती है, राज्य सूची पे राज्य की विधानसभाएं बनाती हैं, और समवर्ती पे दोनों बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों में क्लैश होगा तो संसद द्वारा बनाए गए कानून माने जाते हैं। तो यह 249 के तहत एक स्पेशल राइट है कि 2/3 मेजॉरिटी से जो मतदान और उपस्थित हैं, जो मतदान दे रहे हैं, उनके 2/3 मेजॉरिटी से राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को केंद्र सूची में डाल सकती है, यानी उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित कर सकती है, और तब संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। और एक बार में 1 वर्ष के लिए यह अधिकार मिलता है, और जितनी बार राज्यसभा उसको बढ़ाती जाएगी यह होता जाएगा। तो यह एक स्पेशल राइट है। दूसरा जो स्पेशल राइट है वह अनुच्छेद 312 के तहत है, और यह है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे IAS है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो इस तरीके की यदि राज्यसभा को लगता है कि किसी न्यू जो है वो तो एग्जिस्टिंग, वो तो है ही, लेकिन राज्यसभा को लगता है कि संघ के लिए और राज्यों के लिए एक नई अखिल भारतीय सेवा के गठन की जरूरत है, तो यह प्रस्ताव भी कैसे पारित होगा? 2/3 मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी की व्यवस्था है, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है, आपके फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। तो संविधान ये कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी से राज्यसभा एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना कर सकती है। तो ये 2 अधिकार राज्यसभा के पास ऐसे हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं है। तो हम यदि सेक्टर में बांट करके, मैं फिर दोहरा दूं, जैसे शक्तियों को समझने का, एक तो यह कि आप कार्यपाल की शक्ति, विधायक की शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, इस तरीके से इसको पढ़ें, और दूसरा ये है
कि आप जो सामान्य विधेयक है, संविधान संशोधन से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं, वित्त या धन विधेयक हैं और स्पेशल राइट्स है, इन 4 सेगमेंट में यदि बांट करके आप राज्यसभा के पावर्स को समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि तब इसको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये 2 स्पेशल राइट्स थे। बाकी कार्यपालिकी संबंधी जितनी शक्तियां हैं कि किसी को जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की या सुप्रीम कोर्ट के जजेज या हाई कोर्ट के जजेज को हटाने की बात हो, तो ये जितने ऐसे काम हैं उसमें राज्यसभा और लोकसभा मिल करके लगभग समान तरीके से काम करते हैं। बस उपराष्ट्रपति वाले में एक स्पेशल, वहाँ आप कहेंगे कि राज्यसभा को थोड़ा सा ज़्यादा अधिकार है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो इनिशिएटिव है वह राज्यसभा में ही शुरू होता है, जिसको लोकसभा समर्थन कर देती है। लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव शुरू नहीं हो सकता। तो बाकी उसको छोड़ दें तो हर जगह जो कार्यपालिकी और न्यायपालिका से जुड़ी हुई शक्तियां हैं दोनों की इक्वल हैं। तो मुझे लगता है कि इन 4 सेक्टर में बांट करके आप बेहतर तरीके से राज्यसभा को समझ पाएंगे। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।